गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेश कुमार चौबे, अध्यापक बुंदेलखंड इंटर कॉलेज, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों विदित है आप सभी को कि लॉकडाउन संपूर्ण देश और प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस या ई लर्निंग क्लासेस संचालित की जा रही हैं और इसी क्रम में मेरे द्वारा आपको ई लर्निंग क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है। कल 28 तारीख में राज्य या राष्ट्रों के अधिकार, आर्थिक अधिकार क्या हैं, इन अधिकारों के बारे में हमने आपको बताया था कि ये अधिकार क्या हैं और कब यूएन में यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको चार्टर किया। कल ही मैंने आपको राज्य या राष्ट्रों के आर्थिक अधिकार क्या दिए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसके बारे में आपको बताया था। अब मैं आपको आज अधिकारों के बाद जो राष्ट्रों के आर्थिक कर्तव्य भी हैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं। 29 तारीख जो राष्ट्रों के अधिकारों के साथ साथ राज्यों के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के बारे में भी आपको हम बता देते हैं, जिसमें प्रथम कर्तव्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कहा गया है कि वह विश्व व्यापार के निरंतर विस्तार तथा उदारीकरण और सभी लोगों विशेषकर विकासशील देशों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहयोग दें। यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर के माध्यम से आर्थिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक कर्तव्यों को निर्धारित किया था, उसमें पहला जो चार्टर में कहा गया कर्तव्य, जो आर्थिक कर्तव्य हैं राज्यों की, यह विश्व व्यापार के निरंतर विस्तार और उदारीकरण और सभी लोगों विशेषकर विकासशील देशों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहयोग दें। यानी जो विकसित राष्ट्र हैं, पश्चिम और अमेरिका, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस इत्यादि जो देश हैं, इन देशों से कहा गया कि ये सभी देश जो विकासशील राष्ट्र हैं, इन विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक उन देशों के जो जीवन स्तर है वहाँ के लोगों के, उनको सुधारने में, अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना सहयोग प्रदान करने, ये पहला जो कर्तव्य निर्धारित किया गया। दूसरा कर्तव्य जो राज्य का है, दूसरा कर्तव्य राज्य का है वो है, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य तथा संपूर्ण कार्य निष्पादन में अभिवृद्धि करे तथा प्रभावी निशस्त्रीकरण उपायों द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए उपयोग करे। बच्चों, जैसा कि कर्तव्यों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य तथा संपूर्ण कार्य निष्पादन में अभिवृद्धि करे। राज्य, जो भी राज्य है यानी देश, तथा प्रभावी निशस्त्रीकरण उपायों द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए उपयोग करें। बच्चों, निशस्त्रीकरण और एक वर्ड आता है उदारीकरण, इसको मैं आपको बताऊंगा आगे। आपको इन दोनों विषय के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर से। तीसरा जो कर्तव्य है, अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्र के साथ व्यापार करने का कर्तव्य। यहाँ अनुग्रहित शब्द है, इसको भी मैं अभी चर्चा करूंगा। जो अत्यधिक, जो कृपालु एक तरह से कहा जाए, अत्यधिक अनुग्रहित, उपकृत या किसी के द्वारा उपकार किया गया हो उसको उपकृत राष्ट्र अनुग्रहित कहा जाता है। तो अत्यधिक जो अनुग्रहित राष्ट्र हैं, इनके साथ व्यापार करने का कर्तव्य, यानी इनके साथ विकसित राष्ट्र व्यापार भी करें। चौथा पॉइंट जो है, मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य। मूल्य जो हैं
इनको सूचीबद्ध एक लिस्टेड करने या सूचीबद्ध करने का कर्तव्य भी राज्यों को सौंपा बनाया गया चार्टर के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से। और पांचवा जो कर्तव्य है राज्यों का, विश्वव्यापी वस्तु करार का निर्वहन करना। इस प्रकार से ये 5 कर्तव्य दिए गए हैं बच्चों। इन कर्तव्यों को आप मैं आपको कॉपी भेजूंगा, तो स्कैन करके इसको आप ज़रूर नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। और जो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि राज्यों के आर्थिक अधिकार क्या हैं, राज्यों के आर्थिक कर्तव्य क्या हैं, लिखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। थोड़ा सा कुछ शब्द जो क्लिष्ट वर्ड आते हैं, उन क्लिष्ट वर्डों में थोड़ा सा द्रष्टव्य यानी ध्यान देने योग्य बातें जो होती हैं, उसमें उदारीकरण वर्ड जी आया है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना। व्यापारिक जो नियंत्रण होते हैं आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में, फिर से सुने, व्यापारिक या आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में जो नियंत्रण होते हैं उनमें ढील देना या उन्हें हटा लेना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इससे वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। यानी जो आर्थिक नियम हैं, आर्थिक विकास के लिए जो बीच में व्यवधान होते हैं, कठोर नियम होते हैं, उनमें शिथिलता प्रदान करना या शिथिल कर देना उन नियमों को, कठोर नियमों को, इसको उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण क्या है? दूसरा, निशस्त्रीकरण। इसका अर्थ है विनाशकारी जो हथियार होते हैं विश्व के देशों के पास जो विनाशकारी हथियार होते हैं, इनके जो उत्पादन में रोक लगाना और तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। यानी जो आगे भविष्य में उत्पादित ना हो और जो हैं वर्तमान में उनको नष्ट करना। निशस्त्री यानी बगैर निशस्त्र करना, यानी शस्त्रों को जो विनाशकारी हथियार हैं उनको नष्ट करना, या भविष्य में विनाशकारी हथियारों को उत्पादन ना करना, इन पर प्रतिबंध लगाना। ये जो वर्ड है ये आता है। निशस्त्रीकरण आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है शॉर्ट नोट में कि उदारीकरण क्या है या निशस्त्रीकरण क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी जो है देना पड़ती है। तीसरा वर्ड जो आता है अनुगृहीत, आप बता ही दिया था मैंने कि उपकृत करने या किसी के द्वारा उपकार या जो है उपकार किया गया हो। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट में भी आते हैं और आप प्रश्न भी इसमें बनते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था आर्थिक कर्तव्य क्या है। आज के दिन के लिए जो प्रश्न बनते हैं कि राज्यों के क्या आर्थिक कर्तव्य हैं, समझाइए या लिखिए। तो ये आपको कर्तव्य लिखने हैं 5 के 5, ये आप नोट कर लीजिएगा। और कभी शॉर्ट नोट में या संक्षिप्त टिप्पणी में आते हैं कि उदारीकरण क्या है बताइए, और या निशस्त्रीकरण क्या है इसको भी समझाइए। ये 2 वर्ड शॉर्ट नोट में संक्षिप्त टिप्पणी में भी आने की संभावना रहती है। तो बच्चों इन आज के लिए 2 प्रश्न बनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा के चार्टर द्वारा प्रदत्त राज्यों को आर्थिक कर्तव्य क्या है समझाइए, या ये दूसरा क्वेश्चन बनता है उदारीकरण क्या है, उदारीकरण का बताइए, और तीसरा निशस्त्रीकरण क्या है इसका आप बताइए।